Hello friends, good evening to all of you. So my dear civil service aspirant, कल हमने डिस्कस किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। लेजिस्लेटिव रिलेशंस किस तरीके से डेवलप होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और उनमें क्या क्या वर्क फंक्शन किया जाता है बोथ लेजिस्लेचर एंड यूनियन गवर्नमेंट के बिटवीन में। नाउ सेकंड पॉइंट इज डिस्कस्ड ऑन टुडे, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है ये आर्टिकल 256 टू 263 एंड पार्ट 11 में डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकी इजाज़त देता है और कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 एंड पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के साथ। ये बिटवीन सेंटर एंड स्टेट होते हैं। इन एडिशन बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो डेवलप होते हैं और वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं वो डिवाइड की जाती हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द लाइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ऑन द लाइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स पर, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। वो कौन से हैं? दस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर जो होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं यानी इम्प्लीमेंट होती हैं ऑन द होल पार्ट ऑफ इंडिया। वो कौन से मैटर्स हैं? फर्स्ट, टू द मैटर्स on which the parliament has exclusive power of legislation, that is subject enumerated in the union list। पार्लियामेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कंट्री के, नेशन के होल जोग्राफिकल टेरिटरी हमारी जितनी भी है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, कंप्लीट इम्प्लीमेंट होती है और उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो यूनियन लिस्ट में एन्यूमरेटेड हैं। सेकंड, to the exercise of rights, authority and jurisdiction conferred on it by any treaty or agreement। कोई भी ट्रीटी एग्रीमेंट होता है तो ये ऑथोराइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स है, जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड है इसके ऊपर और ये इम्प्लीमेंट की जाती है। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दी जो स्टेट हैं वो सिर्फ एक्सटेंड होती है टू इट्स टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेट। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सिर्फ उस मैटर्स के ऊपर लॉ मेक कर सकती हैं जो एन्यूमरेटेड होते हैं स्टेट लिस्ट में, और वो सिर्फ उसी स्टेट तक ही लिमिट रख सकते हैं और उसी स्टेट तक ही वो लिमिट उनकी इम्पोज होती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स ये पावर रखते हैं, हैव द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि दोनों सेंटर एंड स्टेट विद द कंसेंट लॉ मेक करते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट्स जो होती हैं वो एक्सेप्ट इसके अलावा व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर किए जाते हैं ऑन द सेंटर। इसीलिए लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर एनेक्टेड किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा एंड इसको एग्जीक्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एक्सेप्ट when the constitution of the parliament has directed otherwise। नेक्स्ट पॉइंट है obligations of states and the centers। what is the obligation of state and the center? constitution ने ये has placed two restriction on the executive power of the state in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in the in an unrestricted manner। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने टू रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर, और वो किस ऑर्डर में दी हैं?
एम्पल स्कोप बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर्स में। और वो कौन सी हैं? दस द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी exercised in such a way that is as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in the state. Second, as not to impede and or prejudice the exercise of executive power of the center in the state. ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक्सरसाइज की जाती है सेंटर द्वारा। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर डायरेक्शंस कब देता है स्टेट को? एक कंडीशन तो ये होती है कि जब स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर वायलेट होते हैं, डेमोक्रेटिक मशीनरी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, उस कंडीशंस में भी डायरेक्शन देती है स्टेट में। लॉ एंड ऑर्डर्स खराब होते हैं और इन बोथ केसेस में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर जो है वो एक्सटेंड होती है टू गिव सच डायरेक्शन टू द स्टेट एज नेसेसरी बन जाता है उनके लिए। और कौन से पर्पस होता है? और वो सैंक्शन वो डायरेक्शन जो है आर्टिकल 365 डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को। जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है कंप्लाई करने में, कोई भी डायरेक्शन, सेंटर की दी हुई कोई भी डायरेक्शन कंप्लाई करने में फेल्ड हो जाती है, तो इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट कि टू होल्ड दैट सिचुएशंस हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है स्टेट में, और वो आर्टिकल 356 में डील करता है। सेंटर की डायरेक्शंस स्टेट को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस होती हैं। और इस एडिशंस में क्या होता है, कौन कौन सी किस एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को आती हैं। तो फर्स्ट रूल है कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस डिक्लेयर्ड टू बी ए नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट। Second point है the measures to be taken for the protection of railways within the state. Most important point, the measures to be taken for the protection of railways within the state. ये डायरेक्शन सेंटर देता है और ये स्टेट के एक्सेप्ट करना पड़ता है स्टेट को। थर्ड पॉइंट है वो प्रोविजन एडुकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, यानी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन to children belonging to linguistic minority groups in the state. That directions is also given by the center to the state, and state has to comply it, accept it, and implement this direction in the state. And the last is drawing up and execution of the specified scheme for the welfare of the scheduled tribes in the state. स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फेवर में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ मेक करता है, कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन दी जाती हैं कि प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब तक पहुंचाया जाए और उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम उन तक इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से की जाए। सो दैट इज डायरेक्शन इज आल्सो गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and implement properly on the ground level. Mutual delegations of functions. What is the mutual delegations of functions? That is the distributions of legislative power between the state and the center and the state is reached. Once again I repeat it, my dear CSE aspirant, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के, वो रीच्ड होती हैं। और कॉन्सिक्वेंट क्या कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाता है? कॉन्सिक्वेंटली स्टेट सेंटर कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट, एंड ए सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट। कोई भी सिंगल स्टेट ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट के साथ कि वो लॉ मेक करे उस स्टेट के ऊपर, उस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स इन जनरल
फॉलो की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। बट ऐसी रिजिड डिवीजन जो है एग्जीक्यूटिव में, ये एग्जीक्यूटिव स्फीयर में, ये लीड कर सकती हैं टू ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो डेवलप होते हैं, ये तभी ऐसे ओकेजनली ऐसे रिजिड डिवीजन जो है एग्जीक्यूटिव स्फीयर में डेवलप होते हैं, लीड करते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। सिंगल स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर सकती पार्लियामेंट से कि वो स्टेट मैटर्स के ऊपर लॉ मेक करे। हाँ, 2 या 3 या 4 स्टेट जॉइंटली होकर रिक्वेस्ट कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ एन्यूमरेट लॉ मेक करें। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिजिडिटी। जब ऐसी कन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले एक इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशंस एग्जीक्यूट करता है और उसका फंक्शंस उससे फंक्शन करने के लिए उससे राय ली जाती है और फिर वो रिजिडिटी जो होती है वो मिटिगेट की जाती है, यानी रिमूव की जाती है, और कोई भी डेडलॉक डेवलप होता है तो उसको अवॉइड किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट एंट्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। इसके कन्वर्स में क्या होता है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट होता है जो विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्रस्ट करता है टू दैट गवर्नमेंट के ऊपर एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। और ये म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है जो जिसमें फंक्शन में भी कंडीशनल भी हो सकता है और ये अनकंडीशनल भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है ऐसे प्रोविजन फॉर द एंट्रस्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर टू ए स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट में कैसे इसकी कोई कंसेंट नहीं की जाती है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। और बट इन द केस कोई भी डेलीगेशन पार्लियामेंट द्वारा या नॉट बाय प्रेसिडेंट, सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा ऐसा किया जाता है, जब लाया जाता है डेलीगेशन भेज दिया जाता है, तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट कैन कन्फर पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज ऑन ए स्टेट, कैन कन्फर पावर्स and impose duty on the state, and imposition of duties by the center upon a state, impositions इसकी स्टेट के ऊपर की जाती हैं। और सेम थिंग जो है कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई पावर नहीं होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ मेक करे और उसको पूरे यूनियन तक उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाए। ऐसा कोई प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट्स का आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज के नहीं होता है। कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर इन स्टेट्स कैसे डेवलप होता है, नेक्स्ट पॉइंट। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द adjudications of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of waters of any interstate rivers and river valley। कोई भी ऐसा रिवर्स जो दोनों स्टेट को ज्वाइंट करता हो, उसमें इंटरस्टेट रिवर आता हो, उस वाटर्स का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना बोथ द स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर एंड पंजाब में, और फिर उस रिवर का वाटर्स का कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये कोऑपरेशन डेवलप करता है सेंटर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर्स। प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 263 के पास ये पावर है, डील किया गया है, प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि अगर जब ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिस्प्यूट होता है, तो प्रेसिडेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया जाता है और डिस्कस किया जाता है उन कॉमन सब्जेक्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर, जो सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन में होते हैं। ऐसी काउंसिल ऐसी काउंसिल सेटअप हुई थी 1990 में, और फुल फेथ एंड क्रेडिट के साथ इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है
to carry out the purposes of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of क्या क्या फ्रीडम है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, बट नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड सो फार। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप सब जानते हैं, यू एवरीबॉडी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अप्रोप्रिएट फंक्शन उसको ऑपरेट करती है, और ये लाइक इन एनी अदर फेडरेशन की तरह सेंटर एंड स्टेट हैज़ आल्सो देयर सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टेट्स और सेंट्रल सर्विसेज या फिर स्टेट सर्विसेज उनको कहते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में आपके एडिशंस में ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, जिस तरीके से IAS, IPS, IIFS एंड IRS भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आप ट्रांसफ़र की गई है। इसके मेंबर जो होते हैं सर्विसेज वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशंस को, की पोस्ट्स होती हैं ये, और अंडर बोथ द सेंटर एंड स्टेट ये सर्व करते हैं उस टर्म को, बट दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर्स। ये सर्विसेज कंट्रोल की जाती हैं जॉइंटली सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अल्टीमेट कंट्रोल लाइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वाइल इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस की सेंटर जो इमीडिएट कंट्रोल है वो वेस्ट कौन करता है, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसकी कंप्लीट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास, एवरी मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है। ओनली इमीडिएट पावर आर इन द हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। 1947 में ऑल इंडिया सर्विसेज यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को रिप्लेस्ड करके, ICS को रिप्लेस्ड करके IAS बनाया गया। IP को इंडियन पुलिस को रिप्लेस करके यानी IP को रिप्लेस करके IPS बनाया गया, और रिकॉग्नाइज्ड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। बट इन 1966 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसको हम IFS कहते हैं, वो भी क्रिएट किया गया था। थर्ड सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज 1966 में आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन का ये अथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो क्रिएट कर सकता है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 312 ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ऑफ ए राज्यसभा रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। ये क्रिएट करने के लिए राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और तभी उसका इफेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। ईच ऑफ दीज 3 ऑल इंडिया सर्विसेज irrespective of their divisions among different states from a single services with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country, though the all India services, in fact the all India services violate the principle of federalism under the constitution by restricting the autonomy and patronage of the state. They are supported on the ground, कौन कौन से ग्राउंड हैं वो, ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट। फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में भी और स्टेट में भी। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और थर्ड क्या हेल्प करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं लाइजन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशंस एंड जॉइंट एक्शन ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। These are the functions of the civil servant, and these areas are developed by the civil servant between the center and the state.
You people are also preparing for these types of posts, that is the key post and highest post in our country, and you have to maintain these areas and the relationship between the state government and the central government. So joint actions of issues of common interest between the center and the state, that is also accountable to the accountability of the civil servant. एंड नेक्स्ट इज द पब्लिक सर्विस कमीशंस। एवरी स्टेट के पास पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसका चेयरमैन जो है और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कमीशन के जो होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करता है। बट कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट जब उनमें सामने आता है, उनमें डिफ़ॉल्ट जब फाइंड आउट होता है, वेरीफाई होता है, सो गवर्नर हैज़ नो पावर टू रिमूव द मेंबर एंड पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन। गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नर सिर्फ चेयरमैन ऑफ पीएससी एंड मेंबर ऑफ पीएससी अपॉइंट करने की पावर रखते हैं, एंड जब उनको रिमूव करना होता है वो पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। प्रेसिडेंट हैज़ ए पावर टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। It is removed only by the president, not by the governor, appointed by the governor and removed by the president. पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड। पार्लियामेंट ऐसे कभी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है, बट जब स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वेस्ट, और वो भी एक नहीं मोर स्टेट्स की रिक्वेस्ट पार्लियामेंट तक पहुंचती है, तो तब पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, इसके मेंबर्स, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं, सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स वो सिर्फ अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। वंस अगेन आई रिपीट इट, Joint Public Service Commission members, chairmen, are appointed by the President of India, not by the Governor of any state. सेंटर के पास एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। 1947 से पहले हम इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे। आफ्टर 1947 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ प्रॉपर तरीके से, रिपब्लिकन इंडिया बना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम रिमूव करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर्व करता है नीड्स ऑफ ए स्टेट को। वो कैसे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टेट गवर्नर, नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर to give the direction to the Union Public Service Commissions or request to the Union Public Service Commissions. Only the governors can request to the Union Public Service Commission to serve the need of the state with the approval of the president, और वो भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद। यूपीएससी एग्जिस्ट करता है, यानी हेल्प करता है स्टेट को कौन से एरियाज में? when requested by 2 or more states in framing and operating schemes of joint recruitment or any services for which candidates possessing special qualifications are required. पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट को तब एग्जिस्ट करता है जब 2 या ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट उन तक पहुंचती है, और वो किस सिलसिले में, किस कंडीशंस में, कि उनके लिए एक फ्रेम किया जाए और स्कीम्स, जॉइंट स्कीम को ऑपरेट करने के लिए एक स्कीम तैयार की जाए, जिससे सर्विस जो प्रोवाइड की जाती, जो रिक्रूटमेंट करनी है, उनके लिए कैंडिडेट्स जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस पोजेस होती है उन्होंने, और उसको रिक्वायर्ड होती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट्स इज द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एज यू नो, मैंने आपको पहले भी ये अपने लेक्चर्स में डिफाइन किया है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट होता है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इंटीग्रेट करता है। उसके बिलो में हाई कोर्ट होता है और उसके बिलो में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी सब कोर्ट्स आते हैं। और ये जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और कंसल्टेशन के साथ किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, चीफ विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और क्या होता है, दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। जब उनकी ट्रांसफ़र करनी होती है या उनको रिमूव करना होता है उस पोस्ट से, वह पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, ना ही किसी चीफ जस्टिस या गवर्नर के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट माना जाता है, टॉप कोर्ट माना जाता है कंट्री का। और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट लॉज। वो दोनों स्टेट के बनाए हुए लॉ और सेंटर के बनाए हुए लॉ को कन्फर करता है, एनफोर्स करता है। और दिस इज डन टू एलिमिनेट डाइवर्सिटी इन द रेमिडियल प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि या जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र एंड गोवा का है, पंजाब एंड हरियाणा का है। ये कॉमन हाई कोर्ट्स ये पार्लियामेंट ही एस्टैब्लिश कर सकता है। रिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन एमरजेंसीज। अब एमरजेंसीज जब इम्पोज होती है तब का सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहता है। इस ऑपरेशन के दौरान जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है और आर्टिकल 352 उसको डील करता है, तो सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू ए स्टेट ऑन एनी मैटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर कीजिए, इसको कॉन्सेंट्रेट से सुनिए कि जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है अंडर आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, तो स्टेट के पास ये पावर बन जाती है, सेंटर एंटाइटल हो जाता है कि कोई भी डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देनी है स्टेट को वो किसी भी मैटर पे, तो सेंटर दे सकता है। Thus, the state governments are brought under the complete control of the center. उस कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है और दे आर नॉट सस्पेंडेड। जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है और वो आर्टिकल 356 के साथ डील करता है, तो प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड की जाती हैं गवर्नर को और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट को। वहाँ गवर्नर एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और ये पावर्स गवर्नर को अपॉइंट की जाती, वेस्टेड की जाती हैं, या फिर अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हुआ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अदर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, दे आर ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। इस ऑपरेशन के दौरान थर्ड इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, उस समय वो किस आर्टिकल के साथ डील होती है, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वो डील होती है और सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि जो भी फाइनेंशियल कैनन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने बनाए हुए हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को, एंड द प्रेसिडेंट कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग द रिडक्शंस ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन्स की सैलरी को रिड्यूस किया जाए सर्विंग जो स्टेट में करते हैं, या फिर द हाई कोर्ट जजेस की सैलरी भी कम की जाए। ये प्रेसिडेंट डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। प्रेसिडेंट कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शन, जिसमें इंक्लूड होता है पर्सन की सैलरी कम की जाए जो सर्विंग कर रहे हैं स्टेट में, या फिर हाई कोर्ट्स के जजेस या एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरी भी रिड्यूस की जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोऑपरेट करने के लिए ये डेवलपमेंट की जाती है। ये सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पे इफेक्ट ये रहता है। अदर प्रोविजंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 355 इम्पोज करता है 2 ड्यूटीज ऑन द सेंटर्स। वो क्या है, फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 355 क्या इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ड्यूटी उसको बॉन्डेज है
कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, यानी कोई भी नेक्स्ट आपकी नेबर कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान है, आपके ऊपर अटैक्स करते हैं, वार की सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर की ड्यूटी बनती है कि उस एक्सटर्नल एग्रेशन को रोक दिया जाए और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो चल रही है उस पर एक्शन लिया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, यानी उसको सॉल्व किया, रिमूव किया जाए। सेकंड पॉइंट है टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, ये एंश्योर किया जाता है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एंश्योर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर स्टेट को कि वो फंक्शन करें, कैरी ऑन करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ आगे बढ़ें। ये डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ड्यूटीज़ बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और ये ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एडिशंस में कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर एक्ट्स एज ए एजेंट ऑफ द सेंटर होता है इन द स्टेट में वो सेंटर का एजेंट बन के काम करते हैं। और ही सबमिट्स, क्या सबमिट्स करते हैं गवर्नर्स? पीरियडिकल रिपोर्ट्स, यानी 24 आवर्स रिपोर्ट, पीरियडिकल रिपोर्ट सबमिट करता है सेंटर को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द स्टेट, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द स्टेट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द स्टेट जो भी हैं उनकी सारी डिटेल्स ब्रीफ करता है गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को। पीरियड टू पीरियड यानी 24 आवर्स एवरी 24 घंटे की रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नर द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा और वो गवर्नर अपॉइंट करके उसको स्टेट में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और वो कौन कौन से इलेक्शंस को डील करता है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को। और जब उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, बट उसको अपने पोजीशन से गवर्नर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि उसको रिमूव किया जाए। कोई भी ऐसी डिफॉल्टेशंस आ जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेरिफिकेशंस में, तो उसको रिमूव करने की पावर ओनली बाय द प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट बाय द गवर्नर्स। So these are the administrative relation between the central and state governments. Today lecture is over, friends. So please to concentrate on the lectures and carefully understand each and every points, including share, like and subscribe the channels. So till the meet with you till the next lecture on tomorrow. So thank you very much and Jai Hind.